आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर, आज की क्लास का नाम है T20 सरकारी कॉलेज शो। यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई, आज की क्लास में हम वही सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम से एकदम 110% सीधे रिलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को कर देते हैं आगाज। क्योंकि देखो सर, सबसे पहली बात ये समझना ना कि हम पिछले क्लास फिजिक्स का लिए थे T20 सरकारी कॉलेज शो फिजिक्स, यानी टॉप 20 क्वेश्चन करवाए थे, और आज की क्लास में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आज की क्लास में बस फर्क ये आपको बुझाएगा कि आज मेरे साथ आपको एक कॉपी और कलम लेकर के चलना बैठना पड़ेगा, और आपको ये 20 क्वेश्चन में आपको भी साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना होगा कि एक का आंसर क्या होगा, दो का आंसर क्या होगा, तीन का आंसर क्या होगा, चार का आंसर क्या होगा, और लास्ट में आपको यह बताना होगा कि 20 में हमारा कितना सही हुआ, ताकि इसी अनुसार से हम आपके लिए और एक बेहतर प्लान बना रहे हैं सर। ठीक है, बाकी मेरे भाई थैंक यू, लव यू, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। बस ऐसा ही इस परिवार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन ये परिवार को 1 लाख का परिवार बहुत जल्द अब बना देना है सर। इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। बस चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। ठीक है सर, देखो है कंडीशन क्या ना कि अभी हम सो करके उठे मेरे भाई। ठीक है, होता क्या ना, रात में सर 2-3 मतलब 2 बजे तक जगना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ों को रात में सेटल करना पड़ता है, कल क्या क्या पढ़ाना है, कंटेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी तो कहोगे सर, तभी तो ये नाम बरकरार रहेगा रिजल्ट का मतलब SK साइंस क्लासेस। ये नाम नहीं सर, ये ब्रांड है। इस ब्रांड को बनाने के लिए सर हमने बहुत चीज़ों का मेहनत किया और अभी और करना है। ठीक है सर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं। अब देखना सर, के और Cl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं। कौन सा बंध होते हैं? विद्युत संयोजक होते हैं, सह संयोजक होते हैं, उप सह संयोजक होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। सर पता है क्या बोला जी कि के और Cl में यानी पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य, जैसी बोलेगा पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य, हमने क्या बोला, आपसे बोलेगा पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य। देखो सर, ये चीज को अगर बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए सर कोशिश ये करो कि कम टाइम में अब बेहतर बेहतर सवाल पढ़ लेना है। हमसे क्या पूछा है? पोटेशियम और क्लोरीन के मध्य परमाणुओं के बीच मतलब मध्य परमाणुओं के मध्य बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? तो ये बनाते हैं विद्युत संयोजक बंध। कौन सा बंध बनाते हैं? विद्युत संयोजक बंध। हमसे पूछा है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध बनाते हैं। कौन सा? तो विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए होगा सर। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 2 की तरफ कहता है ना कि तेरी आंखों में, कहता है किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा क्या? यहां से समझना, जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहां से समझना, जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है सर, इसका मतलब जब परमाणु को ग्रहण करेगा तो इस पे ऋणावेश होगा। कौन वेश होगा? तो ऋणावेश होगा। कौन वेश होगा? ऋणावेश होगा। हमने क्या बोला है कि जब परमाणु को ग्रहण करेगा तो बोलेंगे ऋणावेश, जब परमाणु को ग्रहण करेगा तो ऋणावेश। हमसे पूछा कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश कैसा होगा? तो 2 इकाई का ऋणावेश होगा। क्या होगा? 2 इकाई का ऋणावेश होगा। 1 इकाई का ऋणावेश नहीं होगा। इकाई का धनावेश तो होगा ही नहीं, धनावेश वाला होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो यहाँ पे होता 2 इकाई धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो 2 इकाई धनावेश होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसको बोलेंगे 2 इकाई ऋणावेश। देखो यहां समझना, जब बोलेगा ग्रहण किया तो इसमें हमेशा हमको ऋणावेश लेना है, और जब बोल देगा कि हमको
त्याग किया है तो ऐसे केस में इसमें हम लोग लेते धनावेश। क्या लेते? धनावेश। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि जब बोलेगा ग्रहण किया है तो ऋणावेश लेंगे और जब बोलेगा त्याग किया है तो धनावेश लेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश क्या होगा। जैसे बोला है ग्रहण किया है तो धनावेश वाला ऑप्शन गलत हो गया है। अब यहाँ पे बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो 1 इकाई वाला नहीं होगा, हमारा 2 इकाई ऋणावेश होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 3 की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत क्या होगा, किसमें? तो C2H6 में किसका प्रतिशत हमसे पूछा? कार्बन का प्रतिशत। लेकिन सबसे पहले पूरा का अनुभार निकाल दो, C2H6 का अनुभार निकाल दो, अनुभार, इस पूरा का अनुभार निकाल दो तभी प्रतिशत मात्रा निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा, कार्बन कितना नंबर पे आता है? तो कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है, यानी 6 कम कितना हो गया? 6, यानी 12 दूनी 24 और प्लस 6 बराबर कितना? 30। यानी पूरा का जो हमारा अनुभार आया है वो कितना आया है? 30 आया है। लेकिन हमसे पूछा है कार्बन का प्रतिशत। किसका पूछा है? कार्बन का प्रतिशत। कार्बन का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत बराबर होगा मतलब कार्बन का अनुभार, कार्बन का अनुभार बटे पूरा का मन C2H6 का अनुभार, C2H6 का अनुभार और गुने परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर दीजिएगा। हमने क्या बोला है? अगर हमको निकालना है ये C2H6 में हमें निकालना है कार्बन का प्रतिशत भार, तो कार्बन का अनुभार बटे C2H6 का अनुभार और गुने 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हमने क्या बोला है? अगर हमको निकालना है कार्बन का प्रतिशत भार, अगर हाइड्रोजन का प्रतिशत भार पूछता तो यहाँ पर लिखते हाइड्रोजन का अनुभार बटे C2H6 का अनुभार गुने 100%। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है और पूरा को नीचे रखना है और 100% से गुना कर देना है। हमने कहा बोला जी कि जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है, बाकी पूरा को बटा में कर देना है और परसेंटेज के लिए 100% से क्या कर देना है? गुना कर देना है। सर आइएगा जरा ऐसे सोचिएगा, ये कार्बन का अनुभार क्या होगा? तो यहाँ से सोचिएगा C2 ये है, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? यहाँ देखो ना, कार्बन का अनुभार हो गया 24 बटे पूरा का अनुभार क्या है? तो पूरा का अनुभार 30 आया है, गुने 100% से गुना कर दो। इसको आइएगा सर, इसका कितना, इसको काट दीजिएगा, 6 से काटिए ना, कटेगा 6 चौक 24 और 6 पच्चे 30, अपन चौक 25 चौका 100 यानी कितना? नहीं 20 25 100 यानी कितना बार में ये कटेगा? 20 बार में। अब 20 चौक कितना? 80, यानी ये हमारा आ गया 80%, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो बी में है। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया और कितने लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन सही था? हमने क्या बोला है कि देखो सर कुछ नहीं करना, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना है। यहाँ पे हमसे पूछा कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन को हमने ऊपर रखा और बाकी पूरा को नीचे में रखना है और 100% से गुना कर देना, प्रतिशत मात्रा निकल जाता है सर। और इस टाइप का एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है सर, ठीक है? किसी भी हालात में पूछेगा तो पूछेगा, इसके लिए ना सर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आइएगा सवाल नंबर कितना 4 की तरफ। क्या कहता है जी? कहता है ना कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता? अच्छा, किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता? किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता? हमसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। मतलब ये 4 ऑप्शन में से किसका मान है जो रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है? पहला बोला है कि गैसों का आयनात्मक अनुपात, फिर बोला अभिकारकों एवं उत्पादों का भारात्मक अनुपात, फिर बोला ऊष्मा एवं अवशोषण का ऊष्मा का अवशोषण या उत्पादन, या फिर बोला उपयुक्त सभी। हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है ना सर कि निम्नलिखित में से किसका मान
ये मान यहाँ पे है, ठीक है। किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। तो पहला बोला कि गैसों का आयतात्मक मान अनुपात, गलत हो गया। अभिकारकों एवं उत्पादों का भारात्मक अनुपात, गलत बात। फिर हमसे बोला ऊष्मा एवं अवशोषण या फिर उत्पादन, सही होगा। ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्पादन का मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। इस बात को आपको याद कर लेना है। आपसे पूछेगा कि किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्पादन का मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। हमने क्या बोला सर कि किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है, तो ये हमारा ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्पादन का मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। हमें सवाल कितना हैवी पूछा है सर, और ये सब सवाल अंदर वाली सवाल है सर, और यही सब सवाल आपके एग्जाम में जब आता है ना तो आपका दिमाग कंफ्यूज होता है। ये सब सवाल हमारे सिलेबस से बाहर है। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे साथी, सिलेबस से बाहर नहीं है। आप सिलेबस को भी आपके टीचर दिखाए नहीं हैं। आपके सिलेबस में वो हर चीज पढ़ना है जो आपका एग्जाम पूछता है चुटकियों के चोट पे, ठीक है सर। आ जाना। हमने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक मान, निम्नलिखित में से किसका मान रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। तो ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्पादन का मान जो होता है वो रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। 5 नंबर का कहत है जी, कहता है ना सर कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, वह कहलाता है। कहता है क्या कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, वह क्या कहलाता है। अब यहां से समझना सवाल क्या बोला कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी यौगिक हो लेकिन गर्म करने पे टूट जाता है, गर्म करने पे 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता है। वो हमारा योगशील अभिक्रिया कहलाता है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, फिर या उसमें वियोजन कहलाता है, या फिर आयनिक वियोजन कहलाता है, क्या कहलाता है। प्लीज मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि सवाल एकदम बिजोड़ है सर। देखो यहाँ पे योगशील अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। योगशील अभिक्रिया का मतलब योग होना, 2 एलिमेंट का क्या होना, योग होना। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ये तो हमारा योगशील नहीं कहलाएगा। विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं कहलाएगा सर, ये हमारा कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि गर्म करेगा तो टूटेगा, तो होगा ऊष्मीय वियोजन। हमें क्या बोला है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, तो वो क्या कहलाती है। गर्म करने पे 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, तो वो कहलाती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। हमने क्या बोला है, कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, वह क्या कहलाती है, तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, 6 नंबर। ये 6 नंबर सवाल का कहत है जी, 6 नंबर कहता है ना कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसमें हमसे पूछा है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे आना, ऐसे देखिएगा, ये नाइट्रोजन है सर, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ये अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का +1 होता है। आइएगा सर, फिर हमारा नाइट्रोजन को x मानना पड़ेगा प्लस, ऑक्सीजन को क्या होता है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना पता है, -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, और गुने में कितना है, 3 है, बराबर क्या कर दो 0। नहीं समझा। ये हाइड्रोजन का 1 हो गया प्लस में, नाइट्रोजन को हमने x मान लिया। ये ऑक्सीजन का होता है -2 और गुने में 3 है, तो 3 कर दो। ये हो गया 1 + x हो गया माइनस में कितना 6 और बराबर 0। यानी ये घटा दो सर, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 0। यानी x बराबर हो गया +5। यानी कहने का सेंस है सर कि जो हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +5 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी होगा।
हमने क्या बोला, हमसे पूछा कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो हमने हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का +1 होता है, हमने रख दिया। नाइट्रोजन को हमने x मान लिया। ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे गुने में 3 है तो -2 गुने 3 कर दिए। इसके अनुसार हमारा कितना आया, +5 आया सर। अब जरा बताना क्या कि मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। मैं मेरे दोस्त मेरे साथी में आपको एक बातें बताना चाहता हूं कि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है, अब आपके पास गिना हुआ टाइम है, गिना चुना हुआ टाइम है, और इतने ही टाइम में आपको सिलेक्शन पाना है, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा सर। लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहां पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन का आने का मतलब हमने 12 रातों से ज्यादा जगा है, तब जाकर के ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा है सर। तो जिन किन्हीं को ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे भाई, आपको देखो सबसे पहली बात है ना कि ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी इसी पीडीएफ में है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे नीचे सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पूरे इस 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन के पीडीएफ में पूरे में सॉल्यूशन है, आपको पूरा सॉल्यूशन है उसी में, पूरा विथ आंसर है उसी में, सॉल्यूशन आंसर क्वेश्चन सब कुछ हमने अपने हाथों से लिखा है सर, 12 रातों से ज्यादा जग करके सर। अब जरा बताना मेरे दोस्त मेरे साथी कि सच में अगर ये 1200 गेस क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या सिलेक्शन आपकी मुट्ठी से कोई छीन लेगा? नहीं छीनेगा सर, क्योंकि जिस दिन आप 1200 टाइप का क्वेश्चन करके चले जाओगे ना एग्जाम में, तो आपके अंदर एक रुतबा आ जाएगा, रुतबा जिसको बोलता है रोल मॉडल। ठीक है सर। तो बस मेरे दोस्त जिन लोगों को ये चाहिए, तो इसके लिए सर आपके सामने एक 7295 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही 7295 वाला नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी आप करवा सकते हैं, या फिर आप खुद से कर सकते हैं। 99 रुपया पेमेंट कर देना है। 99 रुपया पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे, ये 7295 वाला ही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, तो आपको मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, क्योंकि मेरा मकसद है आपका सिलेक्शन, तभी तो ये नाम बरकरार रहेगा सर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, तो 7 की तरफ। ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा गुरुजी। तुझे न देखूं तो मेरे दिल को चैन ना मिले, आना कहता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का अनुभार 98 है तथा क्षारकता 3 है, तो इसका तुल्यांकी भार होगा क्या? देखो सर, ये H3PO4 का हमें अनुभार पता है, इसका अनुभार कितना है, तो 98 है, 98 है। इसकी क्षारकता कितना है मेरे भाई, इसका क्षारकता जो है, इसकी क्षारकता जो है वो 3 है। हमसे क्या पूछा है, तुल्यांकी भार, हमसे पूछा है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बट्टे क्षारकता या संयोजकता। तो क्षारकता है तो क्षारकता लिख दो, आ जाइएगा सर। 98 है, अब बट्टे में कितना है, 3 है। अब इसको काटेंगे सर तो कितना बार में कटेगा, 30 90 99 हो जाएगा सर। इसको लिखो 32 पॉइंट कितना, 32 पॉइंट शायद 66 होगा, 32.66, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अब यही क्वेश्चन दूसरा टीचर पढ़ाता ना होता, खूब ओल झोल बना के पढ़ा देता। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका से सॉल्यूशन करने का भी कुछ होता है तरीका, जिसको हमको यूज करना है। कहता है क्या कि एक धातु के आए इससे हो जातु, कहता है एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात इतना है, धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखो सर ऐसे समझना, हमसे पूछा है धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, हमसे क्या पूछा है, धातु का तुल्यांकी भार। तो धातु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए यहाँ पे हमको धातु और क्लोरीन का अनुपात दिया हुआ है। धातु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए धातु की मात्रा बट्टा क्लोरीन की मात्रा गुने 35.5, ये लिख लेना। धातु की मात्रा बट्टे क्लोरीन की मात्रा
धातु की मात्रा बट्टे क्लोरीन की मात्रा गुने 35 पॉइंट कितना 5। अब यहाँ पे आइएगा सर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु की मात्रा बट्टा क्लोरीन की मात्रा गुने 35.5। अब जरा इधर आइएगा सर, धातु की मात्रा कितना है 1 और क्लोरीन की मात्रा है 2, यानी 2:1:2 के अनुपात में, तो 1/2 हो गया गुने ये 35 पॉइंट कितना 5, ये 35 पॉइंट कितना हो गया 5। जब ये 35.5 को 2 से काटेंगे मेरे भाई तो ये लगभग कितना आ जाएगा 17.75 हो जाएगा, ठीक है। यानी 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में है सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना मेरे भाई, क्योंकि आपके सारे कष्ट को मैं हरूंगा। हाँ, सारे कष्ट को, एक एक कष्ट को मैं हरूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जी, सवाल नंबर 9 कहता है ना कि एक धातु के 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। पता है क्या बोला है कि एक धातु को 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर, एक धातु के 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। सबसे पहले ये समझना सर कि एक धातु के 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। तुझको ना देखूं तो, सबसे पहले इधर देखो, हमें ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा सर। तो ऑक्सीजन की मात्रा को निकालने के लिए 0.65 में माइनस कर देंगे 0.52 को, 0.65 में माइनस करेंगे 0.52 को, तब हमारा बचेगा 0.13 बचेगा। ये हमारा ऑक्सीजन की मात्रा निकल गया। हमसे पूछा धातु का तुल्यांकी भार, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा धातु की तुल्यांकी भार, हमसे क्या पूछा है धातु की तुल्यांकी भार। धातु की तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा सर, धातु की तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा जरा बता देना। तो धातु की तुल्यांकी भार बराबर धातु के भार बट्टा ऑक्सीजन का भार। हमने क्या बोला, धातु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए धातु का भार में ऑक्सीजन की भार से भागा दे देना है, तो धातु का भार है 0.52 बट्टे ऑक्सीजन का भार है 0.13 और उसमें गुना कर देंगे, पता है कितना से सर, जरा बताओ ना, 8 से गुना करेंगे। हाँ थैंक यू। आइएगा सर, ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा मेरे भाई, ये 13 चौका कितना 52 हो जाएगा सर, यही ना होगा, 26 3 13 चौका 52, 8 चौक कितना 32 हो जाएगा ये, यानी आंसर कितना हो जाएगा 32, और 32 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि एक धातु के 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 52 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर यहाँ 10 की तरफ। कहता है ना कि समान ताप एवं दाब पर गैसों की समान आयतन में क्या होता है, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होता है, ऐसे समझिएगा। कहता है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होता है, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या में समान होती है, परमाणुओं की भार एक समान होती है, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, या फिर अणुओं की संख्या समान होती है, क्या होगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमने क्या बोला है सर कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होती है, समान ताप एवं समान दाब, समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के आयतन में क्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या समान होती है, गलत बात है। हमसे पूछा समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होती है, तो ये परमाणुओं की संख्या में समान होती है, ये गलत बात हो जाएगा। परमाणुओं की भार एक समान होती है, गलत बात है। परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, गलत बात है। कहता है अणुओं की संख्या सिर्फ समान होती है, हाँ अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। हमसे पूछा समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।
हमने क्या बोला है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। हमने क्या बोला कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा सर। चलिए अगला आइएगा 11 नंबर सवाल। का कहत है जी 11 नंबर से क्वेश्चन कहता है ना कि H2S कार्य करती है किसके जैसे। ये H2S कार्य करती है किसके जैसे। तुझको ना देखूं तो आ जाना सर, यहाँ देखना हमसे पूछता है। बड़ा हैवी सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा लल्लन टॉप सवाल है। क्या कहता है सर कि H2S कार्य करती है किसके जैसे, है ना। अभी थोड़ा सा हम नींद में है, अभी हमारा नींद पूरा टूटा नहीं। सच बता रहे भाई, मैंने रात में 2 बजे सोया ही है, और 2 बजे सोने के बाद सोचो सर 6 बजे उठना इंसान के लिए कितनी तकलीफ वाली बातें हैं। जैसे लगता है सर कि जब 6 बजे उठाता है ना कोई, तो लगता है ना कि मैं मार के फाड़ दूं पहले उसको। तो सर ज़िंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना। तो आपको सीखना चाहिए सर कि आपके लिए आपके गुरुजी इतना मेहनत करते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि सर मुझे तो लगता है ना कि आप सबसे ज़्यादा तो मेरे को टेंशन है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। बट पढ़ाई करो सर, क्योंकि दुनिया में कहता है ना कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है क्या कि H2S कार्य करता है। ये H2S ये H2S कार्य करता है किसके जैसा, अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, या फिर अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों के रूप में कार्य करता है, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। हमें क्या बोला है कि H2S कार्य करती है किसके जैसे, अपचायक के रूप में कार्य करती है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है, अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों के रूप में कार्य करती है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। यहाँ से समझना सर, हमसे पूछा है कि H2S कार्य करती है, तो H2S जो होगा वो हमारा होगा अपचायक के रूप में कार्य करती है। H2S कैसे कार्य करती है, तो अपचायक के रूप में कार्य करती है। H2S कैसे कार्य करती है, तो अपचायक के रूप में कार्य करती है। H2S कैसी कार्य करती है, तो अपचायक के रूप में कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, अगला आइएगा तनी सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 12 की तरफ। कहता है नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरा हुआ रहता है क्योंकि वो सवाल आखिरकार मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन सवाल का स्टेटमेंट थोड़ा सा घिसपिस जैसा है। ठीक है, ये सवाल बोलना चाह रहा है कि नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब के अंदर भरा जाता है। आखिरकार क्यों भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब के अंदर, तो कहता है सर कि यह वायु में हल्की होती है, या फिर इसमें बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, या फिर यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, या फिर यह जहरीली नहीं है। क्या होगा सही और सटीक जवाब। देखो सर, हमें बोला है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरा जाता है। आखिरकार क्योंकि यह वायु में हल्की होती है, गलत बात। इसमें बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, गलत बात। यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, सही बात। यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब के अंदर भरा जाता है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब के अंदर क्यों भरा जाता है, क्योंकि यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है। यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, और नहीं करती इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी होगा सर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 13 की तरफ। क्या कहता है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में बहुत लोगों को होगा फेरा। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है,
आइए 13 नंबर कहता है जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वो है। जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वो है क्या? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट। हमने क्या बोला है कि जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वो है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट। क्या होगा? जरा है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आ जाना सर। हमसे क्या पूछा है कि जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है, कौन सी लवण है जिसके कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है? जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के कारण होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किन लवण के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? हमसे पूछा है किन लवण के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला आइएगा सर, सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का विद्यमान होना। मतलब जल में अस्थायी कठोरता होता है तो किसके विद्यमान के कारण? हम तो भी जस्ट ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं सर, ये जस्ट अभी हम आपको पढ़ाए ना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। किन लवण के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित में से किसका विद्यमान होना? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 14 की तरफ। क्या कहता है, 15 नंबर कहता है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वह कहलाता है। हमें बोला है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वह कहलाता है। अब यहाँ पे समझना सर, हमें सवाल को पहले समझना, जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा तब तक आंसर समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप श्योर हो जाइएगा सर। ऐसा लगता है कि नहीं को कि रट फट के काम चला लेंगे तो नहीं काम चलेगा सर। सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा तभी आपको आंसर समझ में आएगा सर। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वह कहलाता है। खनिज कहलाता है, गैंग कहलाता है या फिर अयस्क कहलाता है। हमसे कहता है सर कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है तो वह अयस्क कहलाता है। धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वो अयस्क कहलाता है। धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वो अयस्क कहलाता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 16 की तरफ। ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है ना कि आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? उनके परमाणुओं के बाह्य कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक समान आणविक आकार होते हैं, एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, समस्थानिक समान होते हैं। हमें क्या बोला है कि आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? तो उनके परमाणुओं की बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक समान आणविक आकार होते हैं, एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या फिर समस्थानिक समान होता है। क्या होता है सर, यहाँ से समझना आप सवाल को। आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होते हैं? तो उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं? समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर आइएगा तनी 17 की तरफ। मामला फिट है सर, खतरा भी हो सकता है, ठीक है, आ जाइएगा। कहता है जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभव कमी का कारण है। आयनन विभव कमी का कारण क्या है? कहता है कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या है। हमसे पूछा आयनन विभव में कमी का कारण, तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या है? नाभिकीय आवेश का घटना, गलत बात। विद्युत ऋणात्मक का घटना, गलत बात। परमाणुीय आकार का बढ़ना, सही बात। हाँ, एकदम फिट और T20 फिट है। कहता है कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या है? तो परमाणुीय आकार का बढ़ना। किसका कमी का कारण है सर? परमाणुीय आकार का बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है 18 नंबर सवाल, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि आवर्त सारणी के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होता है क्या? आवर्त सारणी के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता क्या होते हैं? आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता क्या होते हैं? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, समस्थानिकों की समान संख्या होते हैं, समान परमाणु भार होते हैं, उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं। क्या होते हैं? ना तेरे दिल को मेरे दिल से कनेक्शन हुआ। हाँ सर, इधर देखो, यहाँ समझना। कहता है आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होता है क्या? आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता क्या होता है? तो तत्वों में समानता होता है उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान होना। उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। सवाल नंबर कितना होगा सर? तो सवाल नंबर 19 की तरफ आइएगा। कहता है ना कि पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगा? ऐसे समझना, जब हमसे पूछा है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बराबर होगा मोलों में ग्राम बट्टे पानी में ग्राम। अब यहाँ आइएगा, कितना? पानी में ग्राम। अब सोचिएगा सर, पानी का अनुभार क्या होता है? पानी का मतलब H2O। H2O का अनुभार क्या होगा? हाइड्रोजन 1 और गुने में 2 है। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर में, हो जाएगा 16, यानी कितना हो गया? 18। यानी ये ऊपर मोलों में ग्राम भार कितना? 180। कितना? 180 बट्टे पानी में ग्राम संख्या कितना है? तो 18। 18 से काटेंगे 80 को तो 10 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 की तरफ आइएगा। कहता है ना कि शुद्ध पानी की मोलरता क्या होती है? शुद्ध पानी की मोलरता क्या होती है? 56.6, 50, 100 या 18? शुद्ध पानी की मोलरता क्या होती है? 20 नंबर क्वेश्चन, और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। लेकिन अब ये बताना कि आपको 20 में 20 कितने लोगों का सही रहा, 20 में 15 प्लस कितने का सही रहा, 20 में 10 प्लस कितने का सही रहा। प्लीज़ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस परिवार को अब 1 लाख का परिवार बहुत जल्द करना है। इसमें आपका साथ, सहयोग और सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। बस ऐसा ही बनाए रखना भाई के ऊपर। बाकी हम आपको फिर कल 10 बजे आपके स्वागत के लिए तैनात रहेंगे, और शाम को 6 बजे भी क्लास हो सकता है, आज चलेगा। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम आपके साथ और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है सर, बाकी थैंक यू।